हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी जो कि यूपी जुडिशरी, यूपी एपीओ तथा बाहर की बिहार जुडिशरी, बिहार एपीओ तथा कोई भी जुडिशरी एग्जाम के लिए और एपीओ एग्जाम के लिए साथ ही एसडीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रही हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। पहला क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 प्रवृत्त हुआ था। क्या कह रहा है? संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 किस दिन को प्रवृत्त हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1 मार्च 1881 को, दूसरा ऑप्शन है 1 मार्च 1881 को, तीसरा ऑप्शन है 1 जुलाई 1882 को, फिर जो है ऑप्शन है 1 अगस्त 1882 को। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा कि 1 जुलाई 1882 को टीपीए संपत्ति अंतरण अधिनियम जो है प्रवृत्त हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनुयोज्य दावा है? क्या कह रहा है? निम्न में से कौन अनुयोज्य दावा है? ए ऑप्शन है भागीदारी में अंश, बी है 1 डिग्री, तीसरा है किराए के बकाये के लिए दावा और चौथा है कि संविदा भंग हेतु नुकसानी प्राप्त करने का अधिकार। इसमें कह रहा है कि अनुयोज्य दावा जो है क्या है? तो इसमें जो है देखेंगे, ए ऑप्शन है कि 1 भागीदारी में अंश, बी ऑप्शन है बी 1 डिग्री, सी ऑप्शन है कि किराए के बकाये के लिए दावा और डी ऑप्शन है ए और 3, मतलब भागीदारी में अंश और किराए के बकाये के लिए दावा। तो यही दोनों ऑप्शन डी वाला सही होगा कि जो भागीदारी है उसमें अंश प्राप्त करना और साथ ही जो किराए का बकाया है उसका दावा करना अनुयोज्य दावा माना जाता है। 1 डिग्री कभी अनुयोज्य दावा नहीं होती। यह जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो कंपनसेशन का अधिकार होता है वह भी अनुयोज्य दावा नहीं होता है। फिर आगे क्वेश्चन है कि संपत्ति अंतरण में शामिल नहीं है। क्या कह रहा है? संपत्ति अंतरण में शामिल नहीं है। 1 है विक्रय, बी है पट्टा, सी है वसीयत और डी है दान। तो आपको पता है कि विक्रय के संबंध में प्रावधान 54 से लेके 58 तक, मतलब 54 से लेके 58 तक विक्रय के संबंध में प्रावधान किया गया है संपत्ति अंतरण अधिनियम में। पट्टा के संबंध में 105 से लेके 117 तक प्रावधान है और दान के संबंध में 122 से लेके 129 तक दान के संबंध में प्रावधान है। वसीयत के संबंध में प्रावधान नहीं है क्योंकि जो टीपीए होता है वह जीवित व्यक्तियों द्वारा अंतरण के बारे में है। यहाँ वसीयत में क्या होता है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो वसीयत लागू की जाती है, मरने के बाद वसीयत प्रवृत्त होती है, जबकि टीपीए में क्या है? जीवित व्यक्तियों के अंतरण के बारे में प्रावधान किया गया है। अर्थात विक्रय, पट्टा और दान ये तीनों है, वसीयत नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा कि वसीयत नहीं शामिल है। ठीक, आगे क्वेश्चन है कि संपत्ति के अंतरण करने के लिए सक्षम होने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? क्या कह रहा है? संपत्ति के अंतरण करने के लिए सक्षम होने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ए ऑप्शन है व्यक्ति वयस्क हो, फिर बी ऑप्शन है व्यक्ति स्वैच्छिक हो, सी ऑप्शन है व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम हो, डी ऑप्शन है अंतरणी संपत्ति उसकी अपनी हो। तो यही डी वाला सही नहीं है। वयस्क होना भी जरूरी है, स्वैच्छिक होना भी जरूरी है और जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल होना भी जरूरी है। अर्थात क्या कह रहा है कि व्यक्ति जो है वयस्क होना चाहिए, स्वैच्छिक होना चाहिए और संविदा करने के लिए सक्षम होना चाहिए, लेकिन अंतरणी संपत्ति उसकी अपनी हो ये जरूरी टीपीए के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें ढेर सारी धाराएं हैं जिसमें यह प्रावधान है, जैसे कि धारा 41 और 43, इसमें सब प्रॉपर्टी किसी और की रहती है, उसकी नहीं रहती, फिर भी अंतरण हो जाता है। तो क्या है कि अंतरणी संपत्ति उसकी अपनी हो यह गलत है, बाकी और सब सही है। डी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि कोई भी संपत्ति अंतरण ऐसे हित सृष्टि करने के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता जो कि ऐसे अंतरण की तारीख को जीवित एक या अधिक व्यक्तियों के जीवन काल के पश्चात प्रभावी हो
यह प्रावधान आता है। क्या कह रहा है कि कोई भी संपत्ति अंतरण कोई हित सृष्टि करने के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता जो कि संपत्ति अंतरण की तारीख को जीवित एक या अधिक व्यक्तियों के जीवन काल के पश्चात प्रभावी हो। यह प्रावधान कहाँ पे है? तो ए कहता है कि भविष्य लक्षी हस्तांतरण के विरुद्ध नियम के अंतर्गत, बी है कि निर्बंधात्मक हस्तांतरण के विरुद्ध नियम के अंतर्गत, सी है शाश्वतता के विरुद्ध नियम के अंतर्गत, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम जो कि धारा 14 में दिया गया है, उसके अंतर्गत जो है कोई भी संपत्ति हस्तांतरण सृष्टि करने के लिए प्रवृत्त नहीं होगा जो कि अंतरण की तारीख पर जीवित एक या अधिक व्यक्तियों के जीवन काल के पश्चात प्रभावी हो। फिर आगे क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति को एक समय में अनुमोदन और अस्वीकार करना अनुज्ञेय नहीं होता है। यह नियम निम्न में से किस आधार पर प्रदान किया गया? क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक समय में किसी बात का अनुमोदन करे, स्वीकार करे और दूसरे ही पल अस्वीकार करे, यह जो है अनुमत नहीं होता है। किसके अंतर्गत, क्या आधार है? एक कहता है विबंध द्वारा प्रदान के पोषण के सिद्धांत का, बी कहता है भागिक पालन के सिद्धांत का, सी कहता है निर्वाचन के सिद्धांत का, और डी कहता है मोचन ऊपर पूर्वबंध नीचे का। तो आपको पता है कि धारा 35 में निर्वाचन का सिद्धांत है, इसके अंतर्गत यह जो है आधार प्रदान किया गया है। सी वाला ऑप्शन सही है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर आगे क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 43 के अंतर्गत निम्न में से क्या आवश्यक तत्व नहीं है? क्या कह रहा है? 43 के अंतर्गत निम्न में से क्या आवश्यक तत्व नहीं है? ए कहता है व्यपदेशन अवश्य ही कपटपूर्वक होना चाहिए, बी कहता है अंतरण का एक अंतरण का या प्रस्तुत करना कि अंतरण करने के लिए सक्षम है, सी है कि अंतरण अचल संपत्ति का होना चाहिए, डी है कि अंतरण प्रतिफल के लिए होना चाहिए। तो जो है 43 के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो कहता है व्यपदेशन अवश्य कपट पूर्वक होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है, इसमें क्या है कि भूल से भी हो सकता है। तो ये वाला सही नहीं है, बाकी और सब सही है कि अंतरण करने के लिए जो अंतरण का यह प्रस्तुत करना कि अंतरण करने के लिए सक्षम है। संपत्ति अचल होती है, जानते ही है जो है। फिर संपत्ति जो है जानते हैं कि जब 35 तक हम देखते हैं तो कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन 36 से हम देखते हैं तो वो जो प्रॉपर्टी होती है टीपीए के अंतर्गत जो ट्रांसफर होता है वह अचल संपत्ति का ही होता है। ठीक है, अचल संपत्ति होनी चाहिए, सही है। अंतरण प्रतिफल के लिए होना चाहिए, यह भी सही है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ए। आगे क्वेश्चन है, लंबित वाद लंबन का सिद्धांत है कौन से संव्यवहार को लागू नहीं होता है? कह रहा है वाद व लंबन का सिद्धांत कौन से संव्यवहार को लागू नहीं होता? ए कहता है वाद में सम्मन के निर्वाह के पूर्व, बी कहता है जयपत्र के पश्चात किंतु अपील के लिए अनुज्ञात अवधि की समाप्ति के पूर्व, सी कहता है कि निष्पादन कार्रवाई के लंबन होने के दौरान, डी कहता है कि उस न्यायालय में जिसमें कि वाद लंबित है के प्राधिकार के अधीन। तो जो वाद के सम्मन के निर्वाह के पूर्व जो है वाद लंबन का सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि अगर सम्मन का जो है हुआ है उस कंडीशन में क्या है कि वाद लंबित ही नहीं है। वाद के सम्मन के निर्वाह के पूर्व क्या है कि वाद लंबित नहीं होता है, तो इसलिए यह लागू नहीं होगा। बाकी जयपत्र के पश्चात किंतु अपील के अनुज्ञात अवधि की समाप्ति के पूर्व निष्पादन की कार्रवाइयों पर और जो है कोई वाद लंबित है तो उसके प्राधिकार के अधीन किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विलक्षण बंधन की कोटि में आ सकता है? क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा विलक्षण बंधक की कोटि में आ सकता है? ए कह रहा है केवल सशर्त विक्रय द्वारा भोग बंधक, बी कहता है केवल सादा भोग बंधक, सी कहता है ए बी दोनों, और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि ए भी दोनों ही आ सकता है। विलक्षण बंधन में कहता है कि जो है सादा बंधक, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, अंग्रेजी बंधक, भोग बंधक और जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है जो है सामयिक बंधक, हक विलोके के निक्षेप द्वारा बंधक, इस कंडीशन में नहीं आएगा। तो कहाँ जाएगा? विलक्षण बंधन के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे केवल सशर्त विक्रय द्वारा भोग बंधक और जो है सादा भोग बंधक, ये दोनों ही जो है विलक्षण बंधन के अंतर्गत आएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्न
निम्न में से कौन सी दशा में स्थावर संपत्ति का अंतरण बिना लिखे किए जा सकता है? कह रहा है किस दशा में जो स्थावर संपत्ति है उसका अंतरण बिना लिखे किया जा सकता है? ए ऑप्शन है कि 100 रुपए से अधिक मूल्य की संपत्ति का विक्रय, बी है 11 माह की अवधि का पट्टा, सी है कि जो है विनिमय, और डी है कि अनियोजित दावा। तो 11 माह की अवधि का पट्टा इसे बिना लिखे किया जा सकता है। जब 106 देखते हैं जो है टीपीए का, तो कहता है कि अगर 12 माह से अधिक का पट्टा होएगा तो उसको जो है लिखित में होना जरूरी है, अगर 11 माह का है तो उसे लिखित में होना जरूरी नहीं है। फिर क्वेश्चन है कि माल विक्रय अधिनियम 1930 कब लागू हुआ था? जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वह कब लागू हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 1930 को, बी ऑप्शन है 1 जुलाई 1930 को, सी ऑप्शन है 1 दिसंबर 1930 को, और डी ऑप्शन है कि 31 जनवरी 1931 को। तो बी वाला ऑप्शन सही है कि 1 जुलाई 1930 को माल विक्रय अधिनियम सेल्स ऑफ गुड एक्ट लागू हुआ, 1 जुलाई 1930 को। अभी टीपीए बताया था किस डेट को? तो 1 जुलाई 1882 को। दोनों की डेट एक ही जुलाई है, लेकिन वो जो टीपीए है 1882 है और जो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ये 1930 में लागू हुआ था। आगे क्वेश्चन है, माल के किसी विक्रय में शर्त होती है? माल के किसी विक्रय में शर्त होती है? ए मूल्य की सीमा, बी गुणवत्ता की सीमा, सी संविदा के मुख्य प्रयोजनों हेतु अनिवार्य अनुबंध, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। संविदा के प्रयोजन हेतु अनिवार्य अनुबंध ये जो है किसी विक्रय की शर्त होती है, अर्थात सी वाला सही है। माल विक्रय अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत युक्त समय क्या होता है? तो ए कह रहा है विधि का प्रश्न है, बी कहता है तथ्य का प्रश्न है, सी कहता है विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है, और डी कहता है कि क और ग में से एक। तो बी वाला ऑप्शन सही है कि तथ्य का प्रश्न होता है। कह रहा है कि युक्त समय क्या होगा? तो 63 कहता है युक्त समय तथ्य का प्रश्न है। आगे क्वेश्चन है कि प्रांतीय लघु वाद न्यायालय अधिनियम प्रवर्तन में है। कह रहा है प्रांतीय लघु वाद न्यायालय अधिनियम प्रवर्तन में है। ए कह रहा है 1 जुलाई 1887 को, बी कहता है 1 जुलाई 1888 को, सी कहता है 1 जुलाई 1889 को, डी कहता है 1 जुलाई 1897 को। तो ए वाला ऑप्शन सही होगा 1 जुलाई 1887 को, 1887 को जो है 1 जुलाई को प्रवृत्त हुआ था। आगे का क्वेश्चन है, एक कार्य जिसे भागीदारी अधिनियम 1932 के द्वारा 2 के अंतर्गत फर्म का कार्य कहा जाता है। क्या कह रहा है? भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत 2 में फर्म का कार्य परिभाषित है। तो इसमें क्या आता है? ए कह रहा है कि भागीदारों द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य, फिर भी यह कह रहा है केवल ऐसा कार्य जो फर्म के द्वारा या फर्म के विरुद्ध प्रवर्तनी किसी अधिकार को प्रोद्भूत होता है। सी कहता है कि ऐसा कार्य जो किसी अधिकार को जन्म न देते हो तो ऐसी संस्था द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवर्तनी हो, और डी कह रहा है कि जो है उपयुक्त तीनों में से कोई एक। तो इसमें ऑप्शन क्या है? बी वाला सही होगा कि प्रत्येक ऐसा कार्य जो फर्म के द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवर्तनी किसी अधिकार को उद्भूत करता हो। आगे क्वेश्चन है कि भागीदार के साधारण कर्तव्य का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो कह रहा है भागीदार के जो साधारण कर्तव्य है उसका उल्लेख कहाँ किया गया है? क्वेश्चन का आंसर ए कहता है कि अधिनियम की धारा 9 में, बी कहता है अधिनियम की धारा 10 में, सी कहता है अधिनियम की धारा 11 में, और डी कहता है अधिनियम की धारा 13 में। तो आपको पता है कि अधिनियम की धारा 9 में जो है साधारण कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा प्रत्येक भागीदारी को एक अभिकर्ता का प्राधिकार प्रदान करती है? क्या कह रही है कि प्रत्येक भारतीय भागीदारी अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा किसी भागीदार को अभिकर्ता के रूप में प्राधिकार प्रदान करता है? ए ऑप्शन है धारा 17, बी ऑप्शन है धारा 18, सी ऑप्शन है धारा 19 और डी ऑप्शन है धारा 20। तो जब हम देखते हैं भारतीय भागीदारी अधिनियम
तो उसकी धारा 18 में कहता है कि प्रत्येक भागीदार एक दूसरे के अभिकर्ता या एजेंट होंगे। तो क्या बी वाला ऑप्शन सही है, धारा 18। आगे क्वेश्चन है, समानता किसी भागीदारी में एक नए भागीदार की प्रविष्टि के लिए किसकी सहमति आवश्यक है। क्या कह रहा है, एक भागीदारी में किसी भागीदार की प्रविष्टि के लिए किसकी सहमति आवश्यक है। ए कह रहा है कि भागीदारों की बहुमत की, बी कहता है कि सभी भागीदार की, सी कहता है निष्क्रिय भागीदार को छोड़कर भागीदारों की बहुमत की, डी कहता है कि फर्म के अधिक अंश के अंशधारी भागीदार की। तो बी वाला ऑप्शन सही है कि अगर प्रविष्ट करना है तो जब हम धारा 31 पढ़ते हैं तो उसमें प्रावधान किया गया है कि अगर किसी जो है नए भागीदार को प्रविष्ट करना है तो सभी जो भागीदार हैं उनकी सहमति आवश्यक है। आगे क्वेश्चन है, फर्म के विघटन का अर्थ होता है फर्म के कुछ भागीदारों द्वारा भागीदारी का विघटन, फर्म के दो या अधिक भागीदारों के बीच भागीदारी का विघटन, फर्म के सभी भागीदारों के बीच भागीदारी का विघटन, और डी कहता है उपरोक्त सभी। तो सी वाला ऑप्शन सही है, फर्म के सभी भागीदारों के बीच भागीदारी का विघटन फर्म का विघटन कहलाता है। आगे क्वेश्चन है, मध्यस्थम और सुलह अधिनियम कब प्रवृत्त हुआ था। मध्यस्थम और सुलह अधिनियम कब प्रवृत्त हुआ था। आगे को आंसर है कि 22 अगस्त 1996 को। बी वाला ऑप्शन है 22 अगस्त 1997 को। सी वाला ऑप्शन है 20 अगस्त 1996 को। डी वाला ऑप्शन है कि 22 अगस्त 1996 को। तो इसमें जो है ए वाला ऑप्शन सही है कि 22 अगस्त 1996 को मध्यस्थम और सुलह अधिनियम लागू हुआ था। सरकारी कंपनी को किस धारा में परिभाषित किया गया है। क्या कह रहा है, सरकारी कंपनी को किस धारा में परिभाषित किया गया था। ए कह रहा है कि 240 में, बी कह रहा है कि 245 में, सी कह रहा है 247 में और डी कह रहा है 250 में। तो जो 245 है वहां पे सरकारी कंपनी को परिभाषित किया गया है। कंपनी से तात्पर्य है निगमित कंपनी, अनिगमित कंपनी, निगमित और अनिगमित कंपनी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो निगमित कंपनी, कंपनी से तात्पर्य है कि निगमित कंपनी, ए वाला ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय से तात्पर्य है। क्या कह रहा है, अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय से तात्पर्य है। ए कह रहा है सेशन न्यायालय से, बी कह रहा है कि महानगर मजिस्ट्रेट से, सी कह रहा है कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से, डी कह रहा है कि धारा 435 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय से और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो धारा 435 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय से न्यायालय का तात्पर्य है। फिर कह रहा है कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन कंपनी के गठन के लिए न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। ए कह रहा है कि 1, बी कह रहा है 3, सी में है 7 और डी में है 9। तो आपको पता है कि 2013 में जो कंपनी अधिनियम आया था उसमें एक नया प्रोविजन डाला गया था कि कंपनी के लिए न्यूनतम संख्या 1 भी हो सकती है। तो अर्थात ए वाला ऑप्शन सही है कि एक व्यक्ति। आगे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की कंपनी को परिभाषित किया गया है धारा 2(9) में, धारा 2(20) जो है 20 में, फिर धारा 262 में और धारा 263 में। तो यह जो है 262 में जो है एक व्यक्ति की कंपनी का जो है प्रावधान किया गया है। ठीक, आगे क्वेश्चन है कंपनी को परिभाषित किया गया है किस धारा में। तो 220 में, 230 में, 235 में, 245 में। तो 2 जो है ए वाला सही है कि 220 में कंपनी को परिभाषित किया गया है। सरकारी कंपनी कहाँ है, 245 में। फिर क्या कहता है कि एक व्यक्ति की कंपनी कहाँ है, 262 में। कंपनी शब्द जो है परिभाषित है 220 में। और डिवेंचर या ऋण पत्र में शामिल होता है। क्या कह रहा है, डिवेंचर या ऋण पत्र में शामिल होता है। ए कह रहा है कि ऋण पत्र जो है स्टॉक स्कंद बोलते हैं हिंदी में। बी कहता है कि बंध पत्र बॉन्ड्स। फिर सी कहता है कंपनी के ऐसे दस्तावेज जो ऋण के लिए साक्ष्य के रूप में हो। डी कहता है उपयुक्त सभी। तो सभी होते हैं, जो ऋण पत्र स्टॉक है वह भी होता है। बंध पत्र जो बॉन्ड्स होते हैं या कोई भी दस्तावेज जिसपे ऋण के लिए जो है साक्ष्य के रूप में रखा जाता है वह भी है। अर्थात उपयुक्त सभी परिभाषित है। आगे है शेयर को परिभाषित किया गया कहाँ पे, 230 में, 245 में, 284 में
और 287 में। तो जो शेयर है उसको परिभाषित किया गया है 284 में, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही है। किसी विधि शास्त्री ने कहा कि साम्य समस्त विधियों की आत्मा और प्राण है, इसके द्वारा वास्तविक विधि को अर्थ प्राप्त होता है और प्राकृतिक विधि को का निर्माण होता है। क्या कह रहा है? साम्य जो है समस्त विधियों का प्राण और आत्मा है, इसके द्वारा जो वास्तविक विधि है उसको अर्थ मिलता है और प्राकृतिक विधि को का निर्माण होता है। ए कह रहा है स्टोरी, बी कह रहा है ब्लैक स्टोन, सी कह रहा है मैटलैंड और डी कहता है अरस्तु। तो ब्लैक स्टोन ने कहा था कि साम्य जो है समस्त विधियों का आत्मा और प्राण है। आगे क्वेश्चन है साम्य की प्रकृति है। ए कह रहा है कि साम्य अंतःकरण और प्राकृतिक न्याय पर आधारित, बी कह रहा है कि साम्य न्यायालय के विवेक का विषय है, सी कह रहा है साम्य विधि की अनुगामी है, डी कहता है उपरोक्त सभी। तो सभी होगा, डी वाला ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम 1963 कब से प्रभावित हुआ? जो यसारे है विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम 1963 वह कब प्रभावित हुआ? ए कह रहा है 1 मार्च 1964 को, बी कह रहा है 1 अप्रैल 1964 को, सी कह रहा है 1 मार्च 1963 को, डी कह रहा है 1 मई 1963 को। ए वाला ऑप्शन सही है कि 1 मार्च 1964 को। फिर कह रहा है कि विशेष अंतोष अधिनियम 1963 की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को सिविल अधिकारों के प्रवर्तन करने के लिए ही अनुदत्त किया जाएगा, दंड विधि के प्रवर्तन के लिए नहीं। तो पहला कह रहा है कि धारा 2, दूसरा कह रहा है 3, जो है सी कह रहा है कि धारा 4 और डी कह रहा है धारा जो है 5। तो आपको पता है कि धारा 4 में कहा गया है कि सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही लागू किया जाएगा विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम, दंड विधि के प्रवर्तन के लिए नहीं। आगे क्वेश्चन है कि संविदा भंग होने पर निम्न में से कौन सा उपचार पीड़ित पक्षकार को उपलब्ध है? क्या कह रहा है? संविदा भंग होने पर निम्न में से कौन सा उपचार पीड़ित व्यक्ति को जो है प्राप्त है? ए विखंडन का वाद, बी क्षतिपूर्ति का वाद, सी विनिर्दिष्ट अंतोष का वाद, डी उपयुक्त सभी का वाद। तो आपको पता है सभी होगा, विखंडन भी करा सकता है और विखंडन के बारे में धारा 26 में प्रावधान है, क्षतिपूर्ति का भी दावा कर सकता है और विनिर्दिष्ट अंतोष का भी पालन कर सकता है, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय अधिनियम प्रयोज्य नहीं है। क्या कह रहा है? भारतीय न्याय अधिनियम प्रयोज्य नहीं है। ए जो है वक्फ के संबंध में निर्मित मुस्लिम विधि के नियम पर, बी कहता है किसी व्यक्ति या प्रथागत विधि द्वारा अधिनियमित किसी अभिव्यक्त परिवार की संपत्ति के पारस्परिक संबंध पर, सी कह रहा है खैराती या संपत्ति खैराती या धार्मिक जो है धर्मशास्त्रों पर, चाहे वह लौकिक हो या अलौकिक, डी कह रहा उपरोक्त सभी। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा कि उपरोक्त सभी पर लागू होता है, जो है डी वाला ऑप्शन सही है। फिर आगे क्वेश्चन है न्याय का वैध उद्देश्य है। क्या कह रहा है? न्याय का वैध उद्देश्य है। ए कह रहा है कि जो विधि द्वारा निषिद्ध नहीं है, सी कह रहा है कि जो कपट पूर्वक नहीं है, सी कह रहा है जो लोकनीति के विरुद्ध नहीं है, डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो न्याय का वैध उद्देश्य क्या है? जो है विधि द्वारा निषिद्ध नहीं है, जो कि